स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन। इसकी इसके जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा की मूलभूत संकल्पना और विचार। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा नया चैनल फैक्ट्स विद भारत, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, शिक्षा क्या है। ठीक है। तो शिक्षा को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो शिक्षा संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु से बनी है और शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इस हिसाब से शिक्षा एक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। ऋग्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में शिक्षा को हम बोलते हैं एजुकेशन। ठीक है। तो एजुकेशन लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, एजुकेयर और एजुकेटम, इन दोनों से मिलकर बना है। तो एजुकेयर का मतलब होता है प्रशिक्षित करना, यानी कि किसी को ट्रेन करना। एजुकेटम का होता है शिक्षण से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो होते हैं एजुकेटम। तो एजुकेशन में जो ए होता है उसका अर्थ होता है अंदर से और ड्यू का अर्थ होता है आगे बढ़ना। तो व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना ही करने वाली एक जो प्रक्रिया होती है उसी को हम एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एक बार इसको देखते हैं, शिक्षा का अर्थ, यानी कि शिक्षा का क्या मतलब होता है, एजुकेशन का मीनिंग किस तरह से निकालते हैं हम। तो शिक्षा के दो अर्थ हम देख सकते हैं, एक होता है व्यापक अर्थ और दूसरा होता है संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है। दूसरा है संकुचित अर्थ, यानी कि जिसको हम नैरो कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अब दोनों को समझते हैं। ब्रॉडर यानी कि कितना विस्तार से हम शिक्षा को देख सकते हैं। ठीक है। जहां तक हम सोच सकते हैं हम वहां तक शिक्षा को फैला सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारी सोचने की, इमेजिनेशन की, कल्पना करने की जो शक्ति है ना, उसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं शिक्षा के लिए, वो होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है। संकुचित अर्थ होता है शिक्षा को हम एक सीमित उसमें कर देते हैं, उसको सीमाबद्ध कर देते हैं। ठीक है। उसके उसके लिमिटेशंस लगा देते हैं कि हम सिर्फ बीए तक पढ़ेंगे। ठीक है। बीए तक पढ़ना ही शिक्षा होती है, 12वीं तक पढ़ना शिक्षा होती है, 8वीं तक पढ़ना शिक्षा होती है। ठीक है। तो ये होता है संकुचित अर्थ। एक बार दोनों को डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो व्यापक अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से पहले जब उसका जो वो गर्भावस्था में होता है तो वहां से शुरू करता है सीखना, और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ लगातार निरंतर सीखते रहता है। ठीक है। नियोजित एवं नियोजित दोनों तरीकों से दी जा सकती है, यानी कि उसके लिए हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, अनप्लानिंग के भी उसको हम सिखा सकते हैं। शिक्षा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ठीक है। मनुष्य जितना चाहे उतना सीख सकता है। ठीक है। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। इसमें समय व स्थान की कोई बाध्यता नहीं होती है। व्यक्ति किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में सीख सकता है। ठीक है। इसके जो पाठ्यचर्या या करिकुलम सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है। यानी कि इसमें हम अलग अलग तरह की चीज़ों को शामिल करते हैं। लेकिन संकुचित की अगर हम बात करते हैं तो वो निश्चित समय में चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जैसा कि कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, कोई 10वीं तक पढ़ता है, कोई 12वीं तक का पढ़ता है। ठीक है। फिर नियोजित तरीके से दी जाती है। ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर्ड होता है कि हम मैथ में इतना ही पढ़ेंगे, साइंस में इतना पढ़ेंगे, जो हमारा सोशल स्टडीज का सिलेबस है उसको हम इतना ही कवर करेंगे। उसको सीमाबद्ध किया जा सकता है, यानी कि जो संकुचित अर्थ में शिक्षा होती है उसको सीमाबद्ध बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। समय एवं स्थान निर्धारित होता है इसमें। हम स्कूल में सीखेंगे, स्कूल हो गया हमारा स्थान, और स्कूल में भी कुछ टाइम पीरियड होता है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, तो वो होता है समय। ठीक है। इसमें सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, साइंस में हम इतना ही पढ़ेंगे, मैथ में हम इतना ही पढ़ेंगे, एक दिन में इतना ही पढ़ेंगे, तो होता है संकुचित अर्थ। ठीक है। यानी कि जो संकुचित अर्थ होता है वो हमारा फोकस करता है जो व्यक्ति की डिग्री होती है उसके ऊपर, और जो व्यापक अर्थ होता है वो फोकस करता है जो हमारा बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। फिर शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको देखने के बाद, सामाजिक विरासत का हस्तांतरण करता है। ठीक है। यानी कि जो हमारी हेरिटेज होती है, सोशल हेरिटेज, उनका हस्तांतरण करता है। इसमें हमारी जो सामाजिक नियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर करता है। शारीरिक विकास करता है। ठीक है। मनुष्य के विकास से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास इसमें शामिल हो जाता है। फिर हमारी जो संस्कृति होती है, उसका विकास करता है बच्चे को, या फिर जो मनुष्य होता है उसको अपनी आसपास के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में
सिखाने का काम शिक्षा करती है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो व्यवसायिक गुण होते हैं, ठीक है, वोकेशनल जो हमारे अंदर ट्रेड्स होते हैं, उनको डेवलप करने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी जो वैल्यूज होती हैं, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को आदर करना, ठीक है, तो इस तरह से दूसरों को भेदभाव किसी से नहीं करना, ठीक है, ये जो वैल्यूज होती हैं वो शिक्षा के द्वारा दी जाती हैं और यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न रूप, यानी कि जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एजुकेशन की, वो कौन सी होती हैं। पहले अगर हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, ये बिल्कुल रूल्स एंड जो हमारे रेगुलेशंस होते हैं उनसे दी जाती है। जैसे जो हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हमें एक प्रॉपर जो हमारा करिकुलम होता है उसको हम फॉलो करते हैं, एक स्ट्रक्चर वे में उसको दी जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फॉर्मल एजुकेशन। दूसरी अगर हम बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का जितना भी सोर्स हो जाता है, ठीक है, जैसे आप लोग हो, आप अभी डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हो, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हो, तो आप की जो एजुकेशन है वो है नॉन फॉर्मल। और अनौपचारिक शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो इन दोनों से अलग होती है। जैसे मैं बात करूं कि कई बार बोलते हैं ना कि व्यक्ति ठोकर खाने से ज़्यादा सीखता है, ठीक है, तो वो आ जाती है हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर में। अलग अलग परिस्थितियां उसको अलग अलग तरीके से सिखाने में मदद करती हैं। ठीक है, कोई जो व्यक्ति होता है वो स्कूल में जाके इतना अच्छा नहीं सीख सकता जितना वो अपनी अपनी लाइफ से सीखता है, अपने आसपास से सीखता है, तो वो हो जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये इसके चांसेस भी बन जाते हैं आने के। ठीक है, तो मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो दे दूंगा। ठीक है, शिक्षा पूरे जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। और इंग्लिश में एक बिल्कुल जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि बॉम्ब टू टॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब टू टॉम्ब चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। बॉम्ब यानी कि जो हमारा भ्रूण होता है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, ठीक है, जब उसका परसेप्शन शुरू होता है, तो वहां से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जब तक वो अपनी कब्र में जाता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, यह अंतिम क्षणों तक चलती है प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अलग अलग तरह की जो अवस्थाएं होती है ना वो उसको सिखाती हैं। मनुष्य अपने वातावरण तथा अपने समाज की विभिन्न शाखाओं से ज्ञान का अर्जन करता रहता है। जैसे मंदिर से वो सीखता है, पुस्तकालय से सीखता है, ठीक है, अलग अलग जो संस्थाएं होती हैं उनसे सीखता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह वगैरह, इनसे सीखता है। ठीक है, समाज होता है, समाज में कुछ नियम होते हैं, नियम में अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनसे सीखता है। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न अवस्थाएं, इसमें हमें जो हमारा शैशवावस्था हो जाती है, ठीक है, उनके बारे में सीखता है। फिर उसके बाद बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि हम किस किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, एक जो एक आइडियलिस्ट आंसर होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर शिक्षण एवं इसके अंगों को विस्तार से बताएं। तो शिक्षण शब्द का अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। ठीक है, ये होता है शिक्षण का अर्थ। और शिक्षक द्वारा संपादित की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि इसका जो संचालन है, ठीक है, इसका संपादन है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। मेन यहाँ पे शिक्षक होता है शिक्षण के अंदर में। अध्यापक और छात्र के बीच चलने वाली कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली, उन्हें आपस में जोड़ने वाली एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक होता है, छात्र होता है, उसके बीच में एक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं, उनको पाना होता है इसके अंदर। ठीक है, और शिक्षक और छात्र को आपस में कनेक्ट करने वाली, उसको जोड़ने वाली एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया होती है। इसमें हमें अलग अलग तरह के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षण। शिक्षण को हम हिंदी में टीचिंग बोलते हैं। अब इसके कौन कौन से घटक होते हैं एक बार उनको डिस्कस करते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला अंग होता है वक्ता। वक्ता होता है शिक्षक, यानी कि यहाँ पे जो मेन होता है वो होता है हमारा शिक्षक। ठीक है, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण की प्रक्रिया को शुरू करता है। फिर आता है श्रोता। श्रोता यानी कि जो सुनने वाला होता है वो होता है हमारा छात्र। ठीक है, वक्ता जो भी अपनी सूचना दे रहा है वो श्रोता को देता है और छात्र उसको ग्रहण करता है। ठीक है, फिर आता है माध्यम। वो किन किन माध्यमों का इसमें इस्तेमाल कर रहा है, तो माध्यम में बेसिकली कक्षा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो दोनों कक्षा में बैठ के ही
आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सूचना, ठीक है, जो भी विषय वस्तु वो दे रहे हैं, किस जो शिक्षक है वो किस विषय के ऊपर पढ़ा रहा है, ठीक है, छात्र किस विषय को सुन रहा है, कक्षा में कौन सा विषय चल रहा है, तो वो आती है विषय वस्तु या फिर सूचना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये होगी शिक्षा के 4 घटक। फिर अधिगम क्या है तथा इसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन करें। तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लर्निंग। फिर भली भांति जानकर, समझकर, विचार विमर्श करने योग्य होना, सीखी हुई बात को जीवन के व्यवहार में ढाल लेना, व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है, ठीक है। ये होगी वो की डेफिनेशन। अब एक बार इसको समझते हैं। भली भांति जानकर यानी कि अचेतन चेतन मन से उसको अपने, कोई भी व्यक्ति है वो जान रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ जानबूझकर, ठीक है, समझकर, उसमें थोड़ा सा विचार विमर्श करके, ठीक है, चिंतन करके, ठीक है, सूखी हुई बात को जीवन के व्यवहार में, उसका जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन लेके आना, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं जो लर्निंग होता है उसके लिए कुछ शर्त होती है जिसको हम बेसिकली लॉज ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं, यानी कि सीखने के नियम, ठीक है। नियम होते हैं बेसिकली, इसमें 4 होते हैं। पहला होता है सक्रिय होना, यानी कि जो शिक्षार्थी होता है उसको सीखने के लिए सबसे पहला काम होगा उसको अपने अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ेगा, ठीक है, कि मुझे सीखना है। फिर उसके बाद उसको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करेगा, वो कई बार असफल होगा, उसमें कोई त्रुटियां आएंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको प्रयास करना है। फिर जो शिक्षक होगा वो उसको पुनर्बलन देगा, यानी कि री देगा, और रीइंफोर्समेंट देने के बाद वो बच्चे का ये कर्तव्य होगा कि वो उस चीज का अभ्यास करे, उसकी प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो ये जो 4 प्रक्रियाएं होती हैं इसके द्वारा बच्चा सीख सकता है, ये सीखने की शर्तें होती हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो सबसे पहले आ जाता है शिक्षार्थी, यानी कि जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो भी अधिगम को प्रभावित कर सकता है। कि अगर विद्यार्थी का पढ़ने का मन नहीं है, विद्यार्थी की उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अधिगम स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। फिर आता है शिक्षक, ठीक है, अगर शिक्षक के पास में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, उसका पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है, या फिर उसको जबरदस्ती बोला जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो वो भी जो अधिगम होगा वो निष्क्रिय होगा, ठीक है। फिर आती है शिक्षण सामग्री, कि कौन कौन से जो सामग्री हम उसको यूज कर रहे हैं। बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसमें सबसे बड़ी जो गलती होती है वो शिक्षक की होती है, कि वो उसको टीचिंग को जो इंटरेक्टिव बनाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको टीएलएम बोला जाता है, उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है शिक्षण विधियां, अलग अलग तरह की जो विधियां होती है हम उसका उपयोग, उस जो शिक्षा की अरुचिकर विधियां होती है हम उसका यूज करके शिक्षा को या अधिगम को चला रहे हैं, ठीक है, तो ये भी निष्क्रिय रहेगा। तो ये 4 तत्व हैं जो शिक्षा को या फिर जो अधिगम होती है उसको प्रभावित करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या क्या अंतर होता है, उसके क्या भेद होता है, उसको देखते हैं। तो शिक्षण की अगर हम बात करते हैं, शिक्षण मनुष्य की प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया होती है। यानी कि मनुष्य का कुछ नेचर होता है, उसमें कुछ योग्यताएं होती है, उनका जो विकास होता है उसमें संशोधन, यानी कि उसमें जो कुछ चेंजेस आते हैं उनको चेंजेस करने की जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण कहलाती है। इसका स्वरूप वृहद होता है, यानी कि बहुत ही व्यापक होता है। ये औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों तरीकों से दी जा सकती है। तीनों का मतलब आपको पता है, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक क्या होता है। यह एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि मनुष्य इसमें अपना कुछ जो उसकी लॉजिकल रीजनिंग होती है उसको यूज करता है। शिक्षण में मानवीय पक्ष और चिंतन अधिक प्रबल रहता है, ठीक है, यानी कि चिंतन जो हमारी जो थिंकिंग स्किल होती है, ठीक है, उसको हम इसमें प्रयोग करते हैं। शिक्षण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। मनुष्य धीरे धीरे लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शिक्षण पर विचारधाराओं अथवा ज्ञान के वर्चस्व होने की संभावना अधिक रहती है। शिक्षण में बेसिकली जो शिक्षक होता है वो सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, तो शिक्षण में जो विचारधारा होती है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। शिक्षक का जो ज्ञान होता है उसी के ऊपर शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। शिक्षण का स्वरूप परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अलग अलग तरह से अलग अलग विद्यार्थी, उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वो चेंज होती रहती है। फिर हम बात करते हैं प्रशिक्षण की। तो किसी व्यक्ति को निश्चित सांचे में ढालना ही प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति होता है उसको हमें निश्चित ढांचे में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, कोई किसी को पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है वो देनी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो
ऐसा तो नहीं है कि बंदे का सारे सेलेक्ट करे जाएंगे पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो सबको एक ढांचे में हमें ढालना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पुलिस की ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक ढांचे में ढालना, उसको पुलिस ऑफिसर के ढांचे में हमें उसको ढालना है। प्रशिक्षण का दायरा बहुत ही सीमित व औपचारिक होता है, यानी कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं। प्रशिक्षण के अंदर यह एक यंत्रात्मक प्रक्रिया होती है, अलग तरह की जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। प्रशिक्षण के समय परीक्षार्थियों की अंतःक्रिया सामान्य तौर पर भौतिक वस्तुओं से होती है, ठीक है। प्रशिक्षण समय पर आधारित होता है, अलग अलग जो ट्रेनिंग होती है उनका यूज किया जाता है, अलग अलग टाइम पीरियड पे बेस्ड होती है। किसी की ट्रेनिंग 1 साल की होती है, किसी की 1.5 साल की होती है, किसी की 6 महीने की होती है, ठीक है। प्रशिक्षण विचारधाराओं और ज्ञान के वर्चस्व का इसमें प्रभाव कम होता है, ठीक है। यानी कि प्रशिक्षण हम किसी को सिखा रहे हैं तो सिखाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर जो हमारा महत्व होता है, हमारी जो विचारधारा होती है वो काम नहीं आएगी, हमारा ज्ञान जो होगा वो उसका प्रभाव काफी ज्यादा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रशिक्षण का स्वरूप काफी ज्यादा सार्वभौमिक ही रहता है, ठीक है, सामान्य तौर पर। तो सीखने की या फिर जो ट्रेनिंग देने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसका जो स्वरूप होता है वो काफी ज्यादा सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल रहता है। तो सीखने के जो नियम होते हैं, इसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हर जगह पे सेम मिलते हैं। जैसे पुलिस ट्रेनिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, तो पुलिस की ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो उन सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे ये चेंज होती रहती है, लेकिन उसका जो स्वरूप होता है प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का वो सेम रहता है हर जगह पे, यानी कि वो सार्वभौमिक होता है, ठीक है। फिर अधिगम के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो अधिगम बेसिकली 2 तरह का होता है, गतिविधि या अनुभव परक अधिगम, ठीक है। अनुभव परक यानी कि जो हम एक्सपीरियंस से करते हैं, जो हम एक्टिविटीज अलग अलग करते हैं उनसे जो हमें अनुभव मिलता है, अधिगम मिलता है, वो होता है हमारा अधिगम। अनुभव परक अधिगम या फिर गतिविधि परक अधिगम, ठीक है। तर्क चिंतन परक अधिगम यानी कि हम कुछ उसमें हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, जो हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है हम उसको यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हम इसमें यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा अधिगम, ठीक है। तो अनुभव या गतिविधि परक अधिगम का संबंध मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, यानी कि हमारे मनोविज्ञान से संबंधित होती है। तर्क या चिंतन परक अधिगम का संबंध दार्शनिक दृष्टिकोण से होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो गतिविधि अधिगम होता है ये हमारी जो मनोविज्ञान होता है उससे संबंधित होता है, और तर्क जो चिंतन होता है, तर्क चिंतन परक अधिगम, उसका संबंध होता है दार्शनिक दृष्टिकोण से, ठीक है। यह अधिगम का मनोवैज्ञानिक प्रतिमान या फिर मॉडल है। इसमें सीखने की प्रक्रिया में मस्तिष्क की अपेक्षा आंख, कान, नाक, जिह्वा, हस्त आदि ज्ञानेंद्रिया यानी कि सेंसेस, कामेंद्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी बेसिकली यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने में हमारी जो आंख होती है उसका यूज किया जाएगा, हम चीज को देखेंगे, हमारी नाक का यूज किया जाएगा, कान का यूज किया जाएगा, हमारी जीभ होती है उसका यूज किया जाता है, हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे हम सीखते हैं। यह अधिगम का दार्शनिक प्रतिमान होता है, यानी कि इसमें दर्शन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें सीखने की प्रक्रिया में मानसिक उद्यमों पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा जो माइंड होता है उसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है, उसमें थिंकिंग ज्यादा करी जाती है, अलग अलग चीज के अलग अलग एस्पेक्ट यानी कि उसके जो पहलू होते हैं उनको उन पे अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। अनुभव परक अधिगम को प्रेरणताओं के अनुसार मनुष्य एक कोरी स्लेट है, ठीक है, यानी कि कोरी स्लेट है और केवल अपने अनुभवों से ही वो सीखता है। लेकिन तर्कपूर्ण अधिगम की प्रेरणताओं के अनुसार मनुष्य एक कोरी स्लेट नहीं है बल्कि एक विवेकशील और जिज्ञासु प्राणी है। अब इसको एक एग्जाम्पल के मैं थ्रू समझाता हूँ कि इसमें अलग अलग जो अनुभव परक अधिगम है यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसके अंदर कहा जाता है कि जो कोई बच्चा होता है वो एक खाली बर्तन के जैसा होता है, या एक जो चिकनी मिट्टी होती है उसके जैसा होता है, उसको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से उसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो उसी तरह से सीखेगा। लेकिन तर्कपूर्ण अधिगम में क्या कहा जाता है कि मनुष्य एक कोरी स्लेट नहीं है, यानी कि खाली बर्तन नहीं है, बल्कि एक विवेकशील और जिज्ञासु प्राणी है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जिज्ञासा रहती है सीखने की जिससे वो सीखता रहता है, ठीक है। तो अंदर से उसके अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, जिज्ञासा आ रही है, तभी वो सीख पा रहा है, ठीक है। अपनी जो तर्कपूर्ण चिंतन होता है उसका इस्तेमाल कर रहा है सीखने के लिए। इस अधिगम जो हमारी गतिविधि परक अधिगम है, ठीक है, इस अधिगम प्रक्रिया में आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है, अर्थात इसमें सूक्ष्म उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों की समझ को समझाने की कोशिश की जाती है। और जो हमारा तर्क चिंतन परक अधिगम है इसमें निगमन विधि का यानी कि डिडक्टिव मेथड का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसमें सिद्धांतों से सूक्ष्म उदाहरणों की ओर जाने की कोशिश की जाती है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड
कईयों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो इंडक्टिव मेथड होता है वो टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी बच्चा होता है उसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से हम उसको रूल सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड होता है उसको हम कम यूज करते हैं, लेकिन उसको हमें यूज करना चाहिए बड़े हायर लेवल पे। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें सबसे पहले बच्चों को रूल सिखाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे जाते हैं, ठीक है। तो इतना था सीखने के लिए, बस थोड़ा सा इतना पता होना चाहिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। फिर शिक्षा तथा मतारोपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा, मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है। मतारोपण, इसको ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मत जमा आरोपण, ठीक है। तो मतारोपण क्या होता है, मत यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो विचारधारा होती है, उसके जो विचार होते हैं वो होते हैं मत, और आरोपण होता है उस पर थोपना, ठीक है, वो होता है। यानी कि जब हम अपने विचारों को किसी के ऊपर थोपते हैं, ठीक है, किसी को उस पर उसको अनुसरण करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, उसमें फोर्स करते हैं, वो होता है मतारोपण, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो इसका स्वरूप बृहद होता है, यानी कि व्यापक होता है। मैंने आपको बताया था यह हर समय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी नहीं होती है। लेकिन जो मतारोपण होता है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना जो दिए जा रहे विचारों को बगैर तर्क के स्वीकार करें, ठीक है। यानी कि हम उसको सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, उसमें वो अपनी जो उसके कुछ विचार होते हैं, ठीक है, उसमें तर्क शक्ति का यूज नहीं कर रहा है, बिना तर्क शक्ति के उसको स्वीकार कर रहा है, तो वो होता है मतारोपण, ठीक है। और लेकिन जो शिक्षा होती है वो किसी एक निश्चित उद्देश्य से नहीं जुड़ी होती है, यानी कि उसका जो उद्देश्य होते हैं बहुत उद्देश्य होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। शिक्षा होती है जीवन पर्यंत अनुभवों से प्राप्त की जाती है, ठीक है, और यह विचारों को थोपने पर बल देती है। और जो शिक्षा होती है उसकी विषय वस्तु शिक्षक शिक्षण पद्धति पर आधारित नहीं होती है, यानी कि उसके द्वारा निश्चित नहीं की जाती है। शिक्षा की जो विषय वस्तु होती है बहुत ज्यादा व्यापक होती है, इसमें अलग अलग तरह के जो पहलू होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। लेकिन जो मतारोपण है मनुष्य की सोचने की और तर्क करने की शक्ति की को क्षीण करती है, ठीक है, यानी कि उसका नाश करती है और उन्हें एक ही परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। यानी कि जो मनुष्य है, कोई भी बच्चा है, उसको सोचने और तर्क करने की शक्ति को विनाश करती है, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है कि हर बच्चा होता है ना, जब वो उसका जन्म होता है, जब वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज आती होती है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा समाज होता है, सोसाइटी होती है, स्कूल होती है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज मतारोपण के अंदर आ जाती है, यानी कि समाज अपने जो रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, उसकी कुछ अवधारणाएं होती हैं वो हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है कि हम इस चीज को बगैर इसमें थिंकिंग कुछ लॉजिक लगाए उसको हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। यही जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि सोसाइटी के बीच में और कुछ व्यक्ति होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन का एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो जो मतारोपण होता है इसमें शिक्षार्थी से केवल अनुकरण यानी कि नकल करने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जो जैसा समाज कर रहा है हम वैसे ही बिल्कुल सेम करें, तो यही अपेक्षा की जाती है उससे। और आलोचनात्मक चिंतन को स्थान नहीं दिया जाता है, यानी कि हम उस चीज की आलोचना नहीं कर सकते हैं। और जो शिक्षा होती है इसे सभी मनुष्य किसी न किसी रूप या साधनों से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो मतारोपण इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि शाम के टाइम नाखून नहीं काटने चाहिए, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी हमसे ये अपेक्षा करती है कि जैसा हम कर रहे हैं हम वैसा करते रहें, ठीक है। यानी कि हमसे ये अपेक्षा की जाती है हम उस चीज की नकल करें, ठीक है, जैसे सोसाइटी करती है उसको फॉलो करें। लेकिन उसमें हम कोई जो हमारी आलोचनात्मक चिंतन होता है उसको हम उसमें कोई मतलब जो हमारा आलोचनात्मक चिंतन होता है वो ना करें, ठीक है। यानी कि कोई भी उस पर सवाल ना उठाएं, कोई जवाब उसका से ना मांगे, ये होता है मतारोपण के अंदर में, ठीक है। ये था आज की इस वीडियो में। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।